दोस्तों आपका एएससी हिंदी सेमेस्टर 4 का एक इम्पोर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन की अव्यय अविकारी किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अविकारी से क्वेश्चन पूछे या फिर अव्यय से पूछे, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। अव्यय से सब जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका है कि अव्यय या फिर अविकारी किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर का है और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देख के जाते हैं तो आपका 10 नंबर समझ लीजिए खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको करवाने वाले। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर जरूर देखिए, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 10 नंबर के लिए जरूर जरूर अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। समझते हैं अविकारी का मतलब क्या होता है, अविकारी या फिर अव्यय होता क्या है। अव्यय या फिर अविकारी दोनों एक ही बात है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नहीं बदलना। ठीक है, जो बदलता नहीं उसी को अविकारी या फिर अव्यय कहा जाता है। ठीक है, मोटा मोटी इस तरह से आप समझ सकते हैं अव्यय का मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहा जा रहा है उत्तर में अव्यय, अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर कभी अपना रूप नहीं बदलते, जो वाक्य में प्रयोग होने पर कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, उसी को अव्यय कहा जाता है। चाहे वाक्य का लिंग बदले, लिंग मतलब क्या है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग बदले मतलब लिंग बदले, वचन बदले, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन, वचन का मतलब क्या है, एक वचन या बहुवचन, तो चाहे तो वो लिंग बदले, चाहे वो वचन बदले, चाहे वो पुरुष बदले या फिर काल बदले, अव्यय शब्द वैसा का वैसा ही रहता है। जो अव्यय शब्द है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे वो लिंग बदल ले, जो वाक्य चाहे वो लिंग बदल ले, चाहे वो वचन बदल ले, चाहे वो पुरुष बदल ले या फिर काल बदल ले, अव्यय शब्द जैसा था उस वाक्य में जिस तरह से वो शब्द था वो वैसा ही रहेगा और इसीलिए उसको अव्यय कहा जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये शब्द वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने, जोड़ने, भाव प्रकट करने या क्रिया की जानकारी देने का कार्य करते हैं। और ये जो अव्यय शब्द हैं ये क्या करते हैं, तो अर्थ वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, जोड़ने में काम आता है, भाव प्रकट करने में काम आता है और क्रिया की जानकारी देने में ये कार्य करते हैं। अगले पॉइंट में इसके बारे में कहा जा रहा है कि अव्यय शब्दों में विकार, विकार का मतलब क्या होता है, बदलाव। विकार का मतलब क्या होता है, बदलाव। ना होने के कारण ही ये अविकारी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि अव्यय शब्दों में बदलाव नहीं होता, मतलब विकार नहीं होता, जिसके कारण इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो अव्यय बोले या फिर अविकारी बोले, आंसर आपको सेम यही लिखना है। अव्यय का मतलब क्या, जो नहीं बदलता, विकारी का मतलब क्या, जो बदलता है, और अविकारी का मतलब क्या, जो नहीं बदलता। ठीक है, अविकारी और अव्यय एक है। विकारी का मतलब क्या होता है, बदलना, तो विकारी नहीं अविकारी। अव्यय और विकारी एक शब्द होता है, एक ही मतलब होता है दोनों का, नहीं बदलना। ठीक है, क्या कहा गया एक बार फिर से समझिए। कहा जा रहा है कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर कभी अपना रूप नहीं बदलते। एक बार जो वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया गया, उस शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो फिर वो कभी नहीं बदलता। चाहे वाक्य अपना लिंग बदल ले, चाहे वो अपना वचन बदल ले, चाहे अपना पुरुष बदल ले, चाहे अपना काल बदल ले, अव्यय शब्द वैसा का वैसा ही रहता है। ये शब्द वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने, जोड़ने, भाव प्रकट करने या क्रिया की जानकारी देने का कार्य करते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अव्यय शब्दों में विकार मतलब बदलाव ना होने के कारण ही अविकारी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब उदाहरण से आप क्लियर होगा, उदाहरण को आप समझिए। कहा जा रहा है कि वह आज आएगा, वे आज आएंगे। यहां पर जो आज शब्द है वो नहीं बदला, इसलिए आज अव्यय है। बोला जा रहा है कि चाहे वो अपना वचन बदले, चाहे वो अपना लिंग बदले, चाहे वो पुरुष बदले, चाहे वो कुछ भी काल बदल ले, समय बदल ले, लेकिन जो अविकारी शब्द है, जो अव्यय शब्द है, वो कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पर एक वचन था कि वह आज आएगा, एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे कि वह आज आएगा, लेकिन यहाँ पर वचन बदल लिया कि वे आज आएंगे। इसने क्या किया, तो वचन बदल लिया, मतलब एक वचन से वो बहुवचन हो गया कि आज वे लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो आज है वो बदला क्या, आज तो आज ही रहा, तो ये जो आज शब्द है वही नहीं बदला, जिसके कारण ये अव्यय कहलाएगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते और उन्हीं शब्दों को अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे कि आज हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ जो चीजें हैं, लेकिन हो गया, इसलिए हो गया, ये सब कुछ जो चीजें हैं जो अविकारी शब्द कहे जाते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो कहा जा रहा है कि राम और श्याम दोस्त हैं। राम और श्याम क्या है, दोस्त है। यह शब्द दो नामों को जोड़ रहा है। यह शब्द क्या है, ये जो और शब्द है ये क्या कर रहा है, तो राम और श्याम को जोड़ रहा है। ठीक है, यह कभी औरों नहीं बनता। ये जो और है, जैसे कि दो चीजों के बारे में जोड़ा, दो बातों को इसने जोड़ा, तो क्या ये और से औरों हो गया, क्या औरे हो गया, क्या नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, नहीं बनता। इसलिए और जो शब्द है वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, चाहे कोई वाक्य अपना लिंग बदल ले, वचन बदल ले, पुरुष बदल ले, काल बदल ले, लेकिन
जो अविकारी शब्द है, जो अव्यय शब्द है, वो वैसा का वैसा ही रहता है और उसी को अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द कहा जाता है। ट्रिक आप समझ लीजिए अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द को पहचानने का, चाहे वो नाम बदल जाए, काम बदल जाए, लेकिन शब्द वही रहे तो समझ लो अव्यय है। चाहे नाम बदल जाए, काम बदल जाए, लेकिन शब्द अगर वही रहे तो समझ लो कि वो अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अव्यय के प्रकारों को हम लोग समझ लेते हैं। अव्यय के प्रकारों को समझ लेते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में अव्यय के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में अव्यय के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, 4 लिखा हुआ है, 4 प्रकार माने जाते हैं तथा निपात को भी अव्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो निपात है, जो निपात मतलब जो नए शब्द को देता है, ठीक है, जो नया भाव लाता है, जो वाक्यों में नया अर्थ लाता है, मीनिंग लाता है, उसी को निपात कहा जाता है। तो निपात को भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। लेकिन अव्यय का जो भेद है, प्रकार, वो कितना होता है? 4 होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषम आदि बोधक अव्यय। ठीक है, और 5वां निपात को ले सकते हैं। 5वां क्या होगा? आपका निपात। निपात क्या होता है? तो जो वाक्यों में नया अर्थ लाता है, जो वाक्यों में नया मीनिंग लाता है, उसी को निपात कहा जाता है। तो अव्यय का जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि वह सब जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति मतलब शैली और परिमाण मतलब मात्रा बताए, क्रिया विशेषण कहलाता है। जो भी शब्द के क्रिया की विशेषता को बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए, जो शब्द क्रिया की समय को बताए, स्थान को बताए मतलब उसकी विशेषताओं को बताए, जो क्रिया हो रहा है उसकी विशेषता को बतला दे, उसके समय को बताए कब हुआ, उसके स्थान को बता दे कहाँ हुआ, उसकी रीति मतलब शैली को बता दे किस तरह से हुआ। ठीक है, उसके मात्रा को बताए, उसी को क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि वह धीरे चलता है, ये क्या है? उसकी विशेषता को बता रहा है। कैसा चलता है वो? तो धीरे चलता है। तो क्रिया के विशेषता को ये बता रहा है। जो करता है, जो वह है, ठीक है, जो करता है, वह क्या हो गया? करता हो गया। वो काम क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? तो वो चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है? उसकी विशेषता क्या है? तो वो धीरे चल रहा है। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए, उसके समय को बताए, स्थान को बताए, रीति को बताए, परिमाण को बताए, उसी को तो क्रिया विशेषण कहा जाता है। और वही बोल रहा है कि वह धीरे चलता है। वहां पर जो धीरे है वो क्या है? तो उसकी विशेषता को बतला रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा हो गया वह आज स्कूल जाएगा, वह आज स्कूल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तीसरा है बच्चा यहां बैठा है, ये क्या बता रहा है? तो जगह को बता रहा है, स्थान को बता रहा है। बच्चा कहाँ बैठा है? तो यहाँ बैठा हुआ है। चौथा है वह बहुत मेहनत करता है, वो क्या करता है? बहुत मेहनत करता है। तो ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है सब कुछ। ठीक है, बहुत बोल रहा है कि मतलब उसकी विशेषता को बता रहा है। कितना मेहनत करता है? तो पूरा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो क्रिया विशेषण ये कहलाएगा। आगे देख लेते हैं क्रिया विशेषण के कुछ भेदों को। क्रिया विशेषण के कुछ भेद भी होते हैं, तो उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। मतलब कह सकते हैं इसके उपभेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण को समझने के लिए आप यहाँ पर देखें कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्याकरण के द्वारा क्रिया विशेषण कुछ उपभेद भी दिए गए हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अर्थों को समझने के लिए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर आपने देखा कि जो समय को बता रहा है, जो काल को बता रहा है, जो विशेषता बतला रहा है, ठीक है, जो मात्रा बता रहा है, सबको क्रिया विशेषण कहा जा रहा था। लेकिन जो समय को बता रहा है उसको कालवाचक विशेषण कहा जाएगा, जो स्थान को बताएगा स्थानवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो उस तरह से अर्थ के आधार पर इसको और उपभेदों में बांटा गया है। तो पहला जिसका उपभेद है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, इससे क्रिया के समय का बोध होता है। इससे क्या होता है? तो क्रिया के समय का बोध होता है कि क्रिया जो है वो कब हुआ था। जैसे कि आज, कल, अभी, कब, जब, तब, प्रतिदिन, बार बार, अभी, अभी, अधि, ये सब क्या है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है। ये सब क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराता है। जैसे वह आज आएगा, मतलब क्या कर रहा है? वो काल के बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है कि कब आएगा, वो आज आएगा। मैं कल परीक्षा दूंगा, कब परीक्षा देगा वो? हम कब परीक्षा देंगे? तो कल देंगे। ठीक है, जो समय के बारे में बताया, जो काल के बारे में बता रहा है, उसको बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हमारा वह अब सो रहा है, वो कब सो रहा है? तो अब सो रहा है। वह बार बार चीखता है, मैं अभी अभी आया हूं। तो चाहे वो 2 बार शब्द का प्रयोग हो, चाहे 1 बार प्रयोग हो। ठीक है, ये सारे क्या है? तो जो काल को बताया, जो समय को बताया, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जो समय को बताएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। यहीं पर जो स्थान के बारे में बताएगा, जो इसका दूसरा उपभेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो स्थान के बारे में बताएगा, यह क्रिया के स्थान का बोधक होता है। जो क्रिया के स्थान के बारे में बताए उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ,
वहां, आगे, पीछे, बाहर आदि ये शब्द आते हैं। ठीक है, कि काम कहाँ हो रहा है, ये बताता है कि काम कहाँ पर हो रहा है। उदाहरण में आप ले सकते हैं कि वह यहाँ बैठा है। कहाँ पर बैठा है, स्थान के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर बैठा है, तो ये सब क्या है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा, बच्चा वहां खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, वहां खेल रहा है, ये क्या था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये कहलाएगा। ठीक है। तीसरा, किताब ऊपर रखी है। कहाँ पर रखा है किताब, तो ऊपर रखा हुआ है। कुत्ता बाहर खड़ा है, चूहा नीचे भाग रहा है। ठीक है, भाग गया। ये सब क्या है, स्थान विशेषण बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो भेद है इसका, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब जो शैली को बताए, यह क्रिया का रीति मतलब क्रिया कैसे हो रहा है, ठीक है, का बोधक होता है। ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है वो क्या करता है, बताता है कि जो काम है, जो क्रिया है, वो कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, चुपचाप हो रहा है, उसके प्रकार को बताता है, विधि को बताता है, इन सब चीजों को वो बताता है, उसको क्रियावाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि काम किस प्रकार किया गया। इससे क्या पता चलता है, तो काम जो किस प्रकार किया गया उसी को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण से समझ सकते हैं कि वह धीरे बोलता है। वो कैसे बोलता है, जो क्रिया है, जैसे कर्ता आपका हो गया क्या, वाह, और जो बोलना हो गया, जो बोलता है वो क्या हो गया, क्रिया। लेकिन वो कैसे बोलता है, धीरे बोलता है, तो उसकी शैली को बता रहा है, काम कैसे हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आपका हो गया, उसने काम जल्दी किया। कैसे किया, जल्दी किया। तीसरा हो गया, बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा जो इसका उपभेद है वो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक मतलब मात्रा वाला। ठीक है, इसमें परिमाण मात्रा का बोध होता है, यानी यह क्रिया किसी मात्रा, यानी यह क्रिया की मात्रा का बोध कराता है। ये क्रिया की मात्रा का बोध कराता है। इसके अंतर्गत बहुत, कुछ, काफी, थोड़ा, एक एक कर आदि आते हैं। मतलब जो क्रिया की मात्रा को बोध कराता है, जैसे कुछ लोग, कुछ, थोड़ा, अधिक, कम, पूरी तरह, ठीक है, एक एक कर, तो उस तरह से जो मात्रा के बारे में बताए, ठीक है, जो मात्रा के बारे में बताए उसी को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। उदाहरण में आप ले सकते हैं कि वह बहुत मेहनत करता है। वो क्या करता है, मात्रा को बता रहा है कि कितना मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है। मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे क्या करो, थोड़ा सा पानी दो, मात्रा के बारे में बात कर रहा है, यानी क्रिया की मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, जो क्रिया हो रहा है उसके मात्रा को बोध कराता है। ठीक है, उसने अधिक लिखा, उसने क्या किया, तो लिखा। काम क्या किया, तो लिखा। कितना लिखा, उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, अधिक लिखा। तो जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताया उसी को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है। चौथा, वह कम बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उदाहरण को देख करके समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे जो आपका अव्यय है। अव्यय का जो दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय। अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसको आपने समझा, क्रिया विशेषण के उपभेदों को भी आपने जान लिया। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे जो अव्यय का दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय ये क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करे। ये जो वैसा शब्द होता है जो संज्ञा फिर सर्वनाम के साथ लग करके उनका वाक्य के, जो वो वाक्य बना उसके पदों का, पद के साथ संबंध को सूचित करता है, जो पदों के साथ संबंध को सूचित करता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये स्थान, दिशा, कारण या स्थिति का संबंध स्पष्ट करते हैं। जैसे किताब मेज पर रखा है, ये वाक्य के साथ लगा और उसके साथ क्या कर रहा है, तो उसके पदों के साथ संबंध सूचित कर रहा है। जो ये पद हैं उसके साथ ये संबंध को सूचित कर रहा है। जैसे हम लोग कहें किताब मेज है, तो ये सही लग रहा है, किताब मेज है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर ये बोले किताब मेज पर है तो पता चल रहा है, उसके संबंध के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, वाक्य क्लियर हो रहा है कि किताब कहां पर रखा हुआ है, मेज पर रखा हुआ है। वही बोला जा रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करे। उनका वाक्य का जो वाक्य है, ठीक है, उनके अन्य पद हैं तो उनके साथ जो संबंध को सूचित करेगा उसी को संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा। और अव्यय क्या होता है आपको पता है, जो कभी नहीं बदलता है। तो पर कभी बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो किताब मेज पर है। दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय का, वह घर में रहता है। वो कहां पर रहता है, वो घर में रहता है। तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, वह स्कूल से आया है। कहां से आया, तो स्कूल से आया है। और चौथा आपका उदाहरण हो जाएगा मंदिर गांव के पास है। मंदिर कहां पर है, तो गांव के पास है। जो अन्य पदों के साथ लग कर क्या कर रहा है, तो उसको उसके पदों के साथ, उसके वाक्यों के अन्य पदों के साथ लग करके उसके संबंध को बता रहा है। जैसे कि मंदिर गांव के पास है। ठीक है, मंदिर कहां है, तो मंदिर एक पद हो गया, गांव हो गया, पास है, ये सब क्या है, पद हो गया।
तो इसके साथ लग करके ये जो के है, ये जो अव्यय है, ये क्या है, उसके साथ लग करके उसके संबंध को सूचित कर रहा है। मंदिर गांव पास से, अगर ये लिखेंगे पता चला संबंध, मंदिर गांव पास है, कोई संबंध पता चला नहीं। लेकिन ये बोले कि मंदिर गांव के पास है तो संबंध पता चला है कि जो मंदिर है वो गांव के पास है, संबंध पता चला, तो इसको संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है। तीसरा जो इसका भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहा जा रहा है कि शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने या फिर अलग करने वाले अव्ययों को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, चाहे वो जोड़े या फिर अलग करे, इसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे वह आया और मैं गया, मतलब वो आया और मैं गया, इसने क्या किया, तो जोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, तो मतलब वो आया और मैं क्या किया, तो चला गया, मतलब जोड़ रहा है, एक वाक्य को जोड़ रहा है। तो ये जो बीच में अव्यय आया, वह आया और मैं गया, जो जोड़ने का काम करे या फिर जो अलग करने का काम करे, उसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है। यहाँ और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ पर जो है और जो है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसके कारण ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो वह या मैं गया, मतलब दोनों को अलग अलग कर रहा है। ठीक है। वह या फिर मैं, चाहे तो वो या फिर मैं। ठीक है। वह या मैं गया, यहाँ पर या जो शब्द है वो वह और मैं को अलग करता है, तो ये जो अव्यय है या, ये क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। जब आप पूरे वाक्यों को पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन जो 1 नंबर का है इस तरह से पूछा जाता है कि वह या मैं गया, ये कौन सा अव्यय कहलाएगा, तो आप लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। समुच्चय बोधक के उपभेद, समुच्चय बोधक के कुछ उपभेद भी होते हैं, जैसे कि इसके 2 उपभेद होते हैं, तो दोनों को आप लोग समझ लीजिए। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये समान महत्व वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये क्या करता है, समान महत्व वाले शब्दों को या फिर वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। जो समान महत्व वाले शब्द या फिर वाक्य उसको जोड़ता है। ठीक है। उसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे राम और श्याम आए, तो राम और श्याम को जोड़ रहा है। वह चाय या कॉफी पिएगा, वो क्या कर रहा है, चाय या फिर कॉफी पिएगा, मतलब पिएगा, लेकिन चाय व कॉफी दोनों में से कुछ एक पिएगा। रीता तथा गीता पढ़ रही है, रीता और गीता क्या कर रही है, तो पढ़ रही है। दिन और रात क्या कर रहे, बीत गए। पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है। दोनों पद क्या है, तो समान महत्व रखते हैं, दोनों पद क्या समान महत्व रखते हैं। दिन रात क्या है, तो बीत गया, मतलब एक ही बात हो रहा है, एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों पद जहां पर समान है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है। और जहां पर इसका जो दूसरा उपभेद है वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये विरोध, कारण, परिणाम या फिर शर्त प्रकट करते हैं, जो अलग अलग बात करता है। जो विरोध प्रकट करता है, जो कारण प्रकट करता है, जो परिणाम बताए, जो शर्त बताए, ठीक है, उसको बोलते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये समुच्चय बोधक के कुछ 2 उपभेद हैं। पहला, इसमें उदाहरण से आप समझ सकते हैं, वह पढ़ता है लेकिन समझता नहीं, दोनों अलग अलग बात है। कारण बता रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है लेकिन समझता नहीं, क्या है, तो परिणाम आया, ये रिजल्ट है। वो पढ़ा तो लेकिन उसको समझ नहीं आया, ठीक है, वो समझता नहीं है, तो क्या कर रहा है, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। ये क्या कर रहा है, परिणाम को बता रहा है। मैं गया क्योंकि बुलाया गया था, कारण है। मैं वहां पर क्यों गया, क्योंकि हमको बुलाया गया था, तो ये क्या है, कारण को प्रकट कर रहा है। मेहनत करो इसलिए सफल होगे, मेहनत करो क्यों, क्योंकि सफल होगा, तो ये क्या कर रहा है, कारण को बता रहा है, परिणाम को बता रहा है। ठीक है, कि अगर मेहनत करेगा तो सफल होगा। यदि तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, यदि तुम क्या करेगा, आएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है। वह बीमार है फिर भी आया, वह बीमार है फिर भी आया, कारण बता रहा है। यहाँ कारण, परिणाम या विरोध प्रकट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्याधिकरण, क्या बोलेंगे इसको, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाएगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे जो इसका अव्यय का जो चौथा भेद है वो है विषमयादि बोधक अव्यय। विषमयादि बोधक, इसमें क्या होता है, जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, डर, दुख आदि भावनाएं प्रकट करते हैं उन्हें विषमयादि बोधक कहते हैं। जो अव्यय हर्ष को दिखाएगा, शोक को दिखाएगा, आश्चर्य को दिखाएगा, डर को दिखाएगा, सुख दुख भावनाओं को दिखाएगा, उसको विषमयादि बोधक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण आप ले सकते हैं कि वाह कितना सुंदर दृश्य, ये क्या कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगर बोले मतलब ये खुशी को भी दिखा सकता है। ठीक है। कहा जा रहा है कि हाय बहुत दुख हुआ, ये क्या कर रहा है, अफसोस को दिखा रहा है। ठीक है, हाय बहुत दुख हुआ, ओह यह क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया। ठीक है। तो आश्चर्य को जो दिखाए, जो शोक को दिखाए, जो दुख दर्द डर को दिखाए, जो भावनाओं को प्रकट करे, इसको विषमयादि अव्यय कहा जाता है। ठीक है, जो विषमयादि बोधक अव्यय उसको कहा जाता है। अंतिम में इसका जो उदाहरण है वो है छी कितनी गंदी जगह है, ये सीधे मन की भावना को दिखाते हैं। ये जो उदाहरण आप लिए
वो सारा क्या है, तो मन की भावनाओं को दिखाता है। आगे हम बताए थे आपको कि निपात को भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं, तो निपात क्या होता है, इस चीज को भी आपने समझ लिया। इसको आप लोग समझ लीजिए, आपने चारों भेदों को समझ लिया, अव्यय के जो 4 भेद थे उसको आपने समझ लिया। निपात क्या होता है इस चीज को भी समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें। निपात क्या होता है? निपात वे अव्यय होते हैं जो वाक्य में जोर, निश्चय या विशेष भाव जोड़ते हैं और नवीन अर्थ लाते हैं, लेकिन स्वयं स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं। निपात क्या है, तो एक अव्यय होते हैं, एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में जोर देता है, ठीक है, जो वाक्य में क्या करता है, जोर देने का काम करता है, निश्चय या विशेष भाव को जोड़ता है, निश्चय या फिर विशेष भाव को जोड़ता है, जो नवीन अर्थ लाता है। लेकिन अगर इसका उपयोग, ये जो निपात है, अगर इसका उपयोग स्वतंत्र तरीके से किया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर हम बोले कि भी, तो भी मतलब क्या, कुछ भी नहीं। अगर बोले ही, तो ही मतलब क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि मुझे भी, तो पता चल रहा है कि अरे हमके मेरे बारे में बात कर रहा है, कि हमको भी है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि वह आया ही था, वह आया ही था। ये जो अगर इस तरह से लिखें कि वह आया था, तो नॉर्मल पता चल रहा है कि वो आया था। लेकिन अगर बोले कि वह आया ही था, मतलब वो अभी अभी ही आया था, मतलब वो नया भाव भी ला रहा है, ठीक है, नया अर्थ ला दे रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं निपात। दूसरा, मुझे भी जाना था। हम बोलेंगे कि मुझे जाना था, तो पता चलता है कि हाँ जाना था, नहीं गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बोले मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना था मतलब जरूरी था भाई साहब, तो नया अर्थ ला रहा है, तो इसी को निपात कहा जाता है, ठीक है। जो निपात वैसा अव्यय होता है जो वाक्य में जोड़ देता है, ठीक है, जो निश्चय या विशेष भाव जोड़ता है, या फिर जो नवीन अर्थ लाता है, ये सारे काम जो करता है उसी को निपात कहते हैं। लेकिन निपात का स्वतंत्र तरीके से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें इसके उदाहरण का, तो मैं यह काम कर सकता हूं। अगर सीधा सीधा हम लोग इस बारे में बात करें, इस उदाहरण को आप समझना चाहते हैं, इस तरह समझ सकते हैं निपात के, कि मैं यह काम कर सकता हूं, मैं भी यह काम कर सकता हूं। तो दो बात पता चला, मैं यह काम कर सकता हूं, नॉर्मल लग रहा होगा आपको। लेकिन यही बात बोले कि मैं भी यह काम कर सकता हूं, मैं भी यह काम कर सकता हूं, मतलब अब बता रहा है, जोर दे रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मैं ही यह काम कर सकता हूं, अब बोल रहा है कि मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर बोल रहा है कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। तो ये सब क्या है, तो कुछ अव्यय है जो अपने वाक्य में जो प्रयोग होकर के अपने वाक्य को बदल दे रहा है, नया अर्थ दे रहा है, नया भाव दे रहा है, ठीक है, जोर दे रहा है चीजों को। मैं भी यह काम कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। तो ये जो अव्यय शब्द हैं, ये सब क्या कर रहा है, इसी को निपात कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको निपात समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा निष्कर्ष है, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस प्रकार अव्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण शब्द भेद है। अव्यय वाक्य को स्पष्ट, प्रभावशाली और भावपूर्ण बनाते हैं। इनके सही प्रयोग से भाषा सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाती है। तो अव्यय इसी को कहा जाता है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें, और आप लोग हाइप जरूर करें वीडियो को, ठीक है। जब सिस्टम दिया हुआ है, फ्री का चीज है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप भी जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को हाइप कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाइप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।